Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Strategy of Industrial Growth from 1947 to 1990. In this chapter, we will discuss about following points: introduction, importance of industry, factors necessitating direct participation of the state, industrial policy resolution 1956, development of small scale industry, good effects of IPR 1956, IPR यानी Industrial Policy Resolution 1956, and bad effects of IPR 1956. Now introduction. During the British period, the world famous Indian handicraft industry suffered a systematic destruction because of the British policies. British follow the policy systematically destroy the Indian handicraft industry, and Britishers did not support any modern industry, so very few appearance of the modern industry that time in our country. The planners realized the need for industrialization of the economy because without industrial development, India can't be developed. They realized the need to develop industry as an epicenter of growth. They also realized the need for direct role of the government in the process on industrial growth because in our country there was a large number of people are poor and they are unemployed. Economic condition was not very good, so India cannot be given to the in the hands of the industrial owners or rich people. For social welfare it was necessary. Now importance of industry कि इंडस्ट्रीज़ का हमारे देश में और इकोनॉमी में क्या रोल है, क्या योगदान है, उसमें एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एपी सेंटर होते हैं. जो देश कि अगर जीडीपी को बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो जीडीपी के इंजन के रूप में काम करता है. कृषि है वो, एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, लेकिन जो उपभोक्ताओं की इनकम बढ़ानी होती है, उन्हें दूसरे साधन चाहिए. कृषि से भिन्न औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन की मात्रा उत्पादन करते हैं, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के सोर्स भी मिलते हैं और देश की जीडीपी भी बढ़ती है, जिससे लोगों की इनकम बढ़ती है, वो ज़्यादा कंजप्शन करते हैं. सोर्स ऑफ मैकेनाइज मीन्स ऑफ फार्मिंग के जितने भी मेथड्स थे उसमें ओल्ड मेथड्स यूज किए जाते थे, लेकिन अगर फार्मिंग में हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए मैकेनाइज या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, कंबाइनर है. ये सब इंडस्ट्रीज में बने होते हैं, पर इनका जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. इसलिए फार्मिंग के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है. एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेंगे, जैसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन बनेगी. इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, संवृद्धि प्रक्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं. हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो भी वो बहुत ही धीमी होगी, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में स्पीड बढ़ेगी. ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जिससे कंजप्शन बढ़ेगा और ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा. ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, इसके कारण से सिविलाइजेशन यानी नए तरह के जीवन निर्वाह का शुरुआत होती है. पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो स्टार्टेड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. लोगों की डिमांड्स बढ़ती है, जो इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, लोगों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो नई वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होता है तो नए इंडस्ट्री सेटअप होते हैं, नए लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी वापस इनकम बढ़ती है और इस कारण से नई सिविलाइजेशन है वो डेवलप होती है. इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, आधारिक संरचना का विकास. औद्योगिकरण के कारण से ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है वो हाई होती है,
क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बैंकिंग सेक्टर की डेवलप होना ज़रूरी है, इंश्योरेंस सेक्टर का डेवलप होना ज़रूरी है। तो जो जो इंडस्ट्री डेवलप होगा, इन सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। औद्योगिकरण विकास या समृद्धि की एक अनिवार्य शर्त होती है। जो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, विकास की एक पूर्व शर्त है। जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जरूरी है, उसी प्रकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जीडीपी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देश की डेवलपमेंट का एक साइन माना जाता है कि अगर कंट्री डेवलप्ड है, जब पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम या मूविंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर, ये सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। जो जो डेवलपमेंट होता जाएगा, जो जो लोग हैं वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र होते जाएंगे। जब प्राइमरी सेक्टर में एंगेज होते हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड है या बैकवर्ड इकोनॉमी है। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी था, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें हमारे देश की इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर को नहीं सौंप कर हमने राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण, राज्य को लीडिंग रोल क्यों दिया। उसका पहला फैक्टर तो था लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। क्योंकि जितने भी बड़े इंडस्ट्री थे या उद्योग थे, उनके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की ज़रूरत थी, कैपिटल की ज़रूरत थी। जो उस समय हमारे देश में टाटा और बिरला, दो इंडस्ट्रियल हाउसेस के अलावा ऐसा कोई इंडस्ट्रियल हाउस नहीं था जिनके पास इतनी पूंजी हो जो बड़े उद्योगों को एस्टैब्लिश कर सके। और इसके लिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी ताकि देश को बड़े पैमाने के उद्योग सेटअप किया जाए और दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता कम रखें। लो इंडस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश के लिए निम्न प्रेरणा, लोगों को निवेश करने के लिए कोई प्रेरणा भी नहीं मिल रही थी। इसका मेन कारण था कि लोगों में निवेश कम कर रहे थे। उसका मेन कारण था कि डिमांड कम थी, क्योंकि लोगों की इनकम कम थी। डिमांड कम होने के कारण से कोई नया इंडस्ट्री सेटअप कब करेगा, जब किसी गुड्स की डिमांड होगी तो नए इंडस्ट्री सेटअप करेगा। बट हमारे देश में तो उस समय डिमांड बहुत ही कम थी इंडस्ट्रियल गुड्स की। डिमांड कम क्यों थी, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा लो थी। इनकम लो थी, पास में पैसे नहीं थे, तो अपने आप ही डिमांड कम हो गई। अब इनकम कम क्यों थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम था, तो एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस कम थे, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था। और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, इन्वेस्टमेंट कम था, तो उनकी इनकम कम थी। अब निवेश कम क्यों था, क्योंकि उनको कोई ऐसा प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा था इंडस्ट्रियल ओनर्स को कि वो इन्वेस्ट करें जिसके कारण से वो सप्लाई करेंगे गुड्स और उनको ह्यूज प्रॉफिट होगा, ऐसा उनको दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए एक सर्किल बन गया था जिसके कारण से कोई भी उद्योगपति नया उद्योग स्थापित करने का साहस नहीं कर रहा था। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, इसके अलावा हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे देश में राज्य की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है, स्टेट का पार्टिसिपेशन इसलिए ज़रूरी है कि सब लोगों में वस्तुओं का बराबर वितरण हो, उनको सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले। क्योंकि हमारा देश इंडिपेंडेंट तो हो गया था, बट अभी भी इकोनॉमिक और सोशल इंडिपेंडेंस बाकी थी। और उसके लिए लोगों को रोज़ ऐसे विकास किया जाए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की इनकम बढ़े और सभी लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। इसके लिए एक राज्य था जो बिना प्रॉफिट के भी काम करता, बट जितनी प्राइवेट सेक्टर है अगर उनको मौका दिया जाता तो उनका मेन मोटिव होता मैक्सिमम प्रॉफिट। बट स्टेट्स का मेन प्रॉफिट होता है मैक्सिमम सोशल और पब्लिक वेलफेयर। इसलिए सोशल जस्टिस के लिए भी राज्य का पार्टिसिपेशन है वो ज़रूरी हो गया था। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, IPR 1956, इसके तहत हमारे देश में 1956 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, जिसके तहत उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया कि उनकी 3 अलग अलग श्रेणी बनाई गई। जिसमें पहली श्रेणी में वो उद्योग रखे गए जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और जिनके लिए सिर्फ सरकार ही
उन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकती थी। किसी भी प्राइवेट सेक्टर को वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने की अनुमति नहीं थी। दूसरे वे उद्योग थे जिनमें निजी और गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही अपने इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे, लेकिन पब्लिक सेक्टर को है वो मेन रोल दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को है वो सप्लीमेंट्री रोल दिया गया, और नए इंडस्ट्री सेक्टर में स्थापित करने की प्राइवेट सेक्टर को अनुमति नहीं थी। तीसरे वो उद्योग थे जो दोनों श्रेणियों में नहीं आए, फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन रखे गए ताकि उसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सके। दूसरा इस पॉलिसी का मेन रीज़न था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी लाइसेंस सिस्टम शुरू किया गया कि इस इंडस्ट्री को, कोई भी नया इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर का सेटअप करेगा तो उसके लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, चाहे वो नया इंडस्ट्री सेटअप करे, चाहे वो पुरानी इंडस्ट्री की नई यूनिट सेटअप करे। इसके पीछे भी गवर्नमेंट का मेन एम था कि जो बैकवर्ड एरियाज है, जो बैकवर्ड स्टेट्स है, वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो और जो रीजनल इनबैलेंस है उसको दूर किया जा सके। इसलिए जो बैकवर्ड प्लेसेस थे, बैकवर्ड स्टेट थे, वहाँ लाइसेंस आसानी से दिया जाता था, और जो डेवलप्ड स्टेट थे वहाँ लाइसेंस मुश्किल से दिया जाता था। नेक्स्ट है औद्योगिक रियायतें और इंडस्ट्रियल शॉप्स। इसके तहत भी, इसका भी मेन एम रीजनल इनबैलेंस भी दूर करना था। इसके तहत राज्यों को बैकवर्ड प्लेसेस पे, बैकवर्ड स्टेट में अपने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत ही सारी रियायतें दी गई थी ताकि वहाँ लोग अपने इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, जिसके कारण जैसे टैक्स हॉलीडेज़ हैं, लोगों को कुछ, वहाँ इंडस्ट्रियल ओनर्स को कुछ समय के लिए टैक्स से छूट दी जाती थी, कुछ समय के लिए वो इंडस्ट्री से छूट दी जाती थी टैक्स से, और भी कई तरह की, जैसे बिजली की आपूर्ति में उसको रियायत दी जाती थी। इस तरह के कार्य के द्वारा उनको अपने उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटे उद्योगों का, स्मॉल उद्योग का विकास के लिए क्या किया गया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी कई तरह के प्रयास किए गए। उसके पीछे भी सरकार की मंशा थी कि लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमें जो इकोनॉमी मिली वो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी थी। हमारे देश में पॉपुलेशन तो थी लेकिन कैपिटल नहीं थी, इसलिए हमारे नेशनल लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि हमें ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करनी है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो उसमें पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा सोर्स अवेलेबल होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट हमारे देश की उस समय की बहुत ही बड़ी ज़रूरत थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज़ देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड, रेफरिंग टू इंटर रीजनल इक्वलिटी, क्योंकि जितने भी बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनके लिए रॉ मटेरियल है वो लार्ज नंबर में चाहिए, हेवी रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल को प्लेस टू प्लेस ट्रांसफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आता था। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कहीं भी सेटअप किया जा सकता था, इसके कारण से भी रीजनल इक्वलिटी एस्टैब्लिश हो सके, इसलिए इसको बढ़ावा दिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके कारण से समाज के वे लोग जिनके पास कम पूंजी थी वे भी अपने उद्योग स्थापित कर सकते थे, जिससे कि समाज में वो समानता स्थापित हो सके। सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को भी मौका नहीं, उसे कम पूंजी वाले लोगों को भी अपने उद्योग स्थापित करने का मौका मिल सके। नाउ गुड इफेक्ट्स ऑफ IPR 1956, इसके अच्छे प्रभाव क्या रहे? इसका पहला अच्छा प्रभाव रहा, देयर वाज ए मार्क्ड राइज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। औद्योगिक उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई इसके कारण से। जो हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन होता ही नहीं था, लेकिन इसके कारण से बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स से हमारे देश में ही बनने लगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डाइवर्सिफाइड, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग अलग तरह की बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, सिर्फ एक दो ही नहीं, हर तरह की गुड्स का हमारे देश में प्रोडक्शन होने लगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, बड़े उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ये भी सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए, जिसमें बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती थी और बड़े पैमाने पर मजदूर को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिकॉर्डेड ए
सब्सटेंशियल स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग भागों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्थापित करने में सहयोग मिला, जिसके कारण से लोगों को रोजगार मिला और रीजनल इनबैलेंस से वो दूर हुआ। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे देश की एक प्रमुख समस्या थी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उस समय हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इंडस्ट्री थे नहीं, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा बर्डन था। तो इसी स्थिति में आईपीआर 1956 के माध्यम से इंडस्ट्री सेटअप करके देश में बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया। बैड इफेक्ट्स ऑफ 1956, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी रही। जिस प्रकार कुछ मार्केबल बेनिफिट्स से, गुड इफेक्ट्स से, उसी प्रकार उसकी कुछ कमियां भी थी। जैसे पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज स्टार्टेड कॉजिंग डेड सोशल वेट। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली के कारण से धीरे धीरे देश का विकास रुक गया और इसमें करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, इसे इनको बढ़ावा मिला, जिसके कारण से प्रोडक्शन है वो रुक गया और पब्लिक सेक्टर है वो अकार्य कुशलता और भ्रष्टाचार के घर बनने लगे, जिसके कारण से पब्लिक सेक्टर है वो लॉस में रहने लगा। प्रोटेक्शन shielded the domestic industry but rendered it inefficient to cope with international competition। हमारे देश में जैसे इंपोर्ट पर बैन लगाना है, कोटा डिसाइड करना है या टैक्स बढ़ाना है, इंपोर्ट पर रोक लगाना है, कई तरीक़ों से हमारे देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे, जिसके कारण से हमारे देश की इंडस्ट्री को डेवलप होने का मौका तो मिला, लेकिन उसके कारण से हमारे देश की इंडस्ट्री है वो रिलैक्स हो गए। उन्हें क्वालिटी इंप्रूव करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के साथ कोई कंपटीशन नहीं था, जिसके कारण से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करने की कोई कोशिश नहीं हुई। रियलाइंग अपॉन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमारे देश में उस समय जो पॉलिसी थी वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी, यानी हमारे देश के नेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने यही देखा कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यही देखा कि जो गुड्स हमारे देश में इंपोर्ट की जा रही है उन्हीं गुड्स को हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाए, उनका प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ाया जाए, ताकि जो उनके बदले में फॉरेन एक्सचेंज हमें देना पड़ता है, फॉरेन करेंसी हमें खर्च करनी पड़ती है, वो खर्च नहीं करनी पड़े और हमारा देश उन गुड्स में आत्मनिर्भर हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। बट हमारे देश ने जो पॉलिसी अपनाई थी कि हमें फॉरेन को जो गुड्स एक्सपोर्ट करने की जो पॉलिसी थी वो हमारे देश में उनको बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण से सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण से हम उन गुड्स का प्रोडक्शन तो करने लगे, लेकिन जिनमें हम मजबूत थे उनको हम एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में कोई प्रयास नहीं किया गया। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देखना और नोट्स तैयार करने हैं आपको।